दोस्तों, मैं सुदामनी। आज हम करेंगे पॉलिटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बहुत सुना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से उसको अडॉप्ट किया, अलग अलग कंट्रीज उसको बॉर्डो किया गया है। वैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1949 में। और ये जो हमारा अमेंडमेंट्स है, कितने अमेंडमेंट्स हुई, जैसे कि 7th अमेंडमेंट बहुत फेमस है, 42, 44, 73 अमेंडमेंट्स ये सब। और 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर दी गई है पार्लियामेंट को। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है। फिर क्या है, हमारे जो फीचर्स है, जैसे कि अपन सेलियंट फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट कहा गया। लेंथीएस्ट कहा गया क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है, नंबरल आर्टिकल्स है, हर चीज़ के लिए आर्टिकल्स दिए गए, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा लेंथीएस्ट कहा जाता है। और ये वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप्स के होते हैं। एक होते रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि अमेरिका का है, और सेकेंड अनरिटन जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है जैसे कि अमेरिका के जैसे। ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत डिटेल दिया गया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इतने वाइडली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। ओरिजिनली जो 1949 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो उसमें 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे, लेकिन अब टू 2019 में हमारे पास टोटल 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 25 पार्ट्स 12 शेड्यूल्स। ठीक है। और इसमें हमने 20 आर्टिकल्स डिलीट भी हुए हैं, पार्ट 3 में हमने ऐड किए कुछ को। ठीक है। और पार्ट 4A, 9th B, 14A, ठीक है, 4 शेड्यूल्स हुए जैसे कि 9, 10, 11, 12 भी ऐड हुए हैं। और हम इसको फीचर्स लैंडीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जोग्राफिकल फैक्टर्स, इंडिया का जो जोग्राफी है उसके हिसाब से जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से इतना लैंडी होता गया है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, एक बहुत प्यारी हिस्ट्री है इसके पीछे, इस वजह से। थर्ड क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये स्टेट, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से लैंडीएस्ट है। और इसमें क्या है, जो डोमिनेंस है किसका, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया। अब हमने क्या किया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो सोर्स है इसको हमने अलग अलग जगह से लिया गया, जिसका मोस्टली मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिलोसफिकल पार्ट जो जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, DPSP है, ये हमने लिया गया है अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पॉलिटिकल जो पार्ट है हमारा, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, जो रिलेशन क्या होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की, ये हमने लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो बाकी हमने पास लिया गया कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, साउथ अफ्रीका, जापान, ये अलग अलग से लिया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उससे हमने क्या क्या लिया, फेडरल फीचर, जुडिशरी, ये सब, एमरजेंसी प्रोविज़न जो PSC का है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब हमने कहाँ से दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से लिया गया है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फीचर क्या है कि रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये रिजिड है, मतलब एक स्पेशल प्रोसेस होती है इसके लिए, एक अमेंडमेंट बनाने के लिए, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। फ्लेक्सिबल है, कहीं कहीं पे सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमने इनको यहाँ से अडॉप्ट किया गया है। आर्टिकल 368 में दिया गया है, क्लियरली मेंशन किया है कि स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट की। कैसे? 2/3 होना चाहिए हर हाउस का, 2/3 ऑफ ईच हाउस जो भी प्रेजेंट है एंड वोट कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है। जो उसका सेकंड पार्ट इसी का इसमें दिया गया कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी तो होगी, लेकिन जो रेटिफिकेशन बाय ना, रेटिफाई कौन करेगा, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। ठीक है। एक और फीचर जो इसमें है कि जो प्रोविज़न है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, मतलब जो हमारे प्रोविज़न्स है लीगल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ऑर्डनरी वे से, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता। जो हमारा फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी बाइस है, ठीक है, यूनिटरी बाइस है ये, तो उसमें कैसे, जैसे ड्यूअल गवर्नमेंट है, सेंट्रल में, स्टेट में ड्यूअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ रिटन नहीं है, फेडरल सिस्टम का पार्ट है। रिजिडिटी है, मतलब एकदम से रिजिड है, स्पेशल प्रोसीजर्स होगी, इतने मेंबर्स पास करेंगे, उसके बाद ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजन खुद से एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो रूल्स है उसके हिसाब से चलते हैं, कोई डोमिनेंस में आके उसके हिसाब से नहीं चल सकते। बायकैमरलिज्म है इसमें। अब इसका जो सेकंड फीचर हमने बात किया कि फेडरल सिस्टम तो हमने बता दिया, अब हम बात करें कि यूनिटरी वाइज कैसे, इसको यूनिटरी वाइज कैसे कहा जाता है। तो पहला एक तो ये नॉन फेडरल, जैसे कि इसमें सिटीजन या सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, और हमारे पास एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे
यूनिटरी पता चलती है कि यहाँ यूनिटरी है। फिर क्या पता चल रहा है, यूनिटरी के बाद फ्लेक्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, फिर अपॉइंटमेंट होते हैं स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडियन सर्विसेज, एमरजेंसी प्रोविजन, ये सब चीज़ें, ठीक है। जो फेडरेशन वर्ड है, जो टर्म है फेडरेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है द टर्म फेडरेशन इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 में क्लियरली स्टेट किया गया है कि इंडियन जो है, जो इंडिया है दैट आर यूनियन ऑफ द स्टेट, मतलब इसका पहला पार्ट ये बताना चाह रहा है कि इंडियन फेडरेशन है, ठीक है, नॉट रिवर्ट ऑफ ऑर्डिनरी स्टेट। फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि नो स्टेट, मतलब कोई स्टेट को राइट नहीं कि वो सक्सीड करे इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो हमने फीचर लिया गया है, ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है, ठीक है। इसमें हमारा ये है कि प्रोविंशियल सिस्टम क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए बिटवीन टू ऑर्गन्स के बीच में, कैसे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसको वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है तो उसमें क्या फीचर्स डिपिक्ट होते हैं। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि जो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, ऐसे पता चलता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, मेजॉरिटी पार्टी रूल करेगी, मतलब जिसकी सरकार या गवर्नमेंट जो भी मेजॉरिटी में आएगी वो रूल करेगी। थर्ड क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एग्जीक्यूटिव की, किसके, टूवर्ड्स लेजिस्लेचर। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, लीडरशिप रहेगी किसकी, प्राइम मिनिस्टर या सीएम की। डिसीजन ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है। अब इसमें बोला गया है डिवीजन ऑफ द लोअर हाउस, मतलब डिवीजन ऑफ द लोअर हाउस को डिवाइड किया गया है। सिंथेसिस, अब हमने बात किया गया कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है और सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इनके बीच में क्या किया गया, सिंथेसिस है। जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से सोवरेनिटी वर्ड लिया गया है, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी है, अमेरिकन से लिया गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट्री डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश सिस्टम, इंडियन पार्लियामेंट्री डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम। स्कोप जुडिशियल जो रिव्यू है, दैट इज जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है इंडिया में, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द, तो इसमें क्या किया है, जो सिंथेसिस है, मतलब जो ब्रिटिश प्रिंसिपल और पार्लियामेंट्री है, वहाँ की सोवरेनिटी लिया गया है। फिर क्या दिया है, जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात की गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या है, पार्लियामेंट्री लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री लॉ को सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है एज द पार्ट ऑफ ए जुडिशियल रिव्यू, बट ऑन दी अदर हैंड हम क्या कर सकते हैं, वो मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है। अब जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट है, वो कौन से डिसीजन लेगी, दैट इज प्योरली इंडिपेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट टॉप पे, हायरकी पे, उसके बाद हायर कोर्ट्स है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज फेडरल कोर्ट, आई थिंक आई एम क्लियर, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट फॉर द अपील, ठीक, ओके। गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, सेकेंडली इट इज आल्सो कॉल्ड गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कॉल्ड गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, टेन्योर ऑफ जजेज, fixed services, expense of Supreme Court, power to punish for its separation of judiciary from the executive. Next feature is fundamental rights, that is mentioned in the part 3rd, and we have the 6 fundamental rights. First, right to equality. right to equality मतलब कोई भी स्कूल में एडमिशन है, कॉलेज में एडमिशन है, कहीं भी लेना है तो एवरीवन इज इक्वल, चाहे वो ST SC हो, जनरल हो, कोई भी हो, एवरीवन इज इक्वल। आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम 19 to 22 मीन्स यू हैव राइट टू फ्रीडम, आप क्या करना चाहते हैं, राइट टू मैरी, राइट टू ब्रीथ इन अफेयर, राइट टू बी हैप्पी, सब कुछ इसके अंदर आता है। राइट टू फ्रीडम के अंदर राइट टू प्रेस, ये सब चीज़ें क्या है, राइट टू फ्रीडम के पार्ट है। यूनियन आप बना सकते हैं, ग्रुप्स, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कोई अगर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है उसके खिलाफ भी आप राइट्स ले सकते हैं, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 23 and 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स इफ यू आर अ पर्टिकुलर रिलीजन, you can follow your religion with the particular, okay, you have the rights, article 25 to 28। सेकेंडली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मीन्स यू हैव एजुकेशनल राइट, कल्चरल राइट्स आपके पास, आप क्या एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं कल्चरली अपने लिए, वो आप कर सकते हैं ग्रुप बना के, यू कैन कंडक्ट एनी एक्टिविटीज़, आर्टिकल 29 and 30। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32। DPSP नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने BR अम्बेडकर ने बोला है। पार्ट 4 सोशलिस्टिक फीचर्स, इसमें गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल है, आइडियल ऑफ सोवरेन इकोनॉमिक
फिर वेलफेयर की बात की गई है, लेकिन ये नॉन जस्टिफाइबल है, ओके, इसके लिए हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, इट इज़ नॉन एनफोर्सेबल, कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर सकती। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें मेंशन किया गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको इंटरनल एमरजेंसीज़ के टाइम पे ऐड किया गया था 1975 टू 1977। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में, ठीक है, बाय द स्वर्ण सिंह, रिकमेंड किसने किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2002 में, उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई पार्ट 4A में, पार्ट 51A एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसमें, टू रिस्पेक्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मीन्स टू रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, हम उसको रिस्पेक्ट करें, नेशनल सॉन्ग को हम रिस्पेक्ट करें, दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब हमें इतने राइट्स मिल रहे हैं तो हमारा भी कुछ है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करें, वी शुड कंजर्व आवर एनवायरनमेंट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, वी शुड मतलब हमें डर्टी जो हम कचरा करते रहते हैं ये सब नहीं करना है, हमें सेफ्टी से क्लीनलीनेस रखता है हमें। नेक्स्ट फीचर इज सेकुलर स्टेट, जो सेकुलर स्टेट फीचर इस मतलब जो हमारा स्टेट है, स्टेट आई मीन दैट इंडिया कोई पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता, एवरी मतलब सब रिलीजन को यहाँ पे इक्वल मानते हैं। सेकुलर फीचर कहाँ से है, मतलब प्रियम्बल में भी हमने ऐड किया है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। प्रियम्बल में क्या है कि पूरे सिटीजन्स को इंडिया के लिबर्टी हो, बिलीफ, फेथ, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की गई। आर्टिकल 14 मीन्स किसी को भी डिनाई नहीं किया जाएगा, इक्वलिटी दी जाएगी उसको, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 50 में शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 60 मीन्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आर्टिकल 16 हमने बता दिया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 26 में क्या है, जो रूलिंग डिनोमिनेशन सेक्शंस है, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, अपने अफेयर्स को, रिलीजियस अफेयर्स को कर पाते हैं माइनॉरिटी। आर्टिकल 27 के कोई भी पर्सन कंपेल नहीं करना चाहिए टू प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 28 नो रिलीजन इंडियन एजुकेशन, एजुकेशन में भी कोई रिलीजन का नहीं। 28 में राइट टू कंजर्वेस, जो भी उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उसको वो उनके पास राइट है कि उसको प्रोटेक्ट करें, सेव करें। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ के पास राइट है, मतलब जैसे कि हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है, वो अपने वक्फ बोर्ड और खैरात फाउंडेशन ये सब अपने करके वो अपने राइट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। आर्टिकल 40 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उसमें सेकुलरिज्म कैसे कंप्लीट सेपरेट, मतलब रिलीजन और स्टेट बिल्कुल सेपरेट है। एक नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है, जैसे मल्टी रिलीजियस, बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म। नेक्स्ट फीचर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स 18 ईयर्स के एज लोग वोट कर पाएंगे इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, ठीक है। जो 21 टू 18 ईयर्स ये जो इलेक्शंस की जो वोटिंग एज थी वो रिड्यूस हुई है बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब, 1988 में हुई थी। सिंगल सिटीजनशिप की बात है, उसमें डुअल पॉलिटी है, सिंगल सिटीजनशिप है एंड डिसाइड फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। जो यूनिफॉर्म, मतलब ये क्या कहते हैं, लोगों को यूनिफॉर्म करते हैं। जो USA में सिटीजनशिप है, वहाँ की सिटीजनशिप कैसी है कि कोई भी सिटीज़न को स्टेट की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और कंट्री की भी। लेकिन हमारे साथ कैसा है कि अगर हम कंट्री के, इंडिया के सिटीज़न हैं तो हम स्टेट के सिटीज़न ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, हमारे पे सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन, इसका काम क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये सब इलेक्शंस क्या होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। क्या का काम क्या है कि वो ऑडिट करेंगे अकाउंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को वो ऑडिट करेंगे। ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। UPSC का काम कि वो कंडक्ट करेंगे, रिक्रूट करेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करेंगे एग्जाम्स। एमरजेंसी क्या होता है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल एमरजेंसी। जो नेशनल एमरजेंसी है, नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 में आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेशनल एमरजेंसी जब होती है जब भी कोई वार डिक्लेयर हो जाए, हमारे किसी से लड़ाई उस टाइम पे जब चल रहा हो, वार के टाइम पे नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है।
सेकंड इज द स्टेट इमरजेंसी, मतलब जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई कोई भी स्टेट में तो वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी जाती है आर्टिकल 356 के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब जब फाइनेंशियल जो हमारी कंडीशन है उसमें फाइनेंशियल कंडीशन में जब हमें थ्रेट लगता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है, इट इज़ डेंजरस, उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है विच इज मैंशन इन आर्टिकल 365। हमारा जो गवर्नमेंट है वो 3 टायर गवर्नमेंट है, डुअल पॉलिटी। 73 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था उससे क्या हुआ कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया पंचायत को, ओके। फिर 9th में क्या हुआ, न्यू शेड्यूल्स 11 आ गए। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ, म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला। 9th में न्यू शेड्यूल 12 आ गया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कब है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। उनका काम क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ है उनको प्रोटेक्शन देना। हम जो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसके अंदर आता है, आर्टिकल 19 के अंदर आता है। DPSP आर्टिकल 43B में इसमें प्रमोशंस के बारे में बात किया गया है कि प्रमोशन कैसे करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, इट इज़ ऑलरेडी मैंशन। DPSP आपको पता है, नॉन जस्टिएबल, नॉन एनफोर्सेबल, ओके। 9th A में आर्टिकल 243Z टू 243ZT से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्लियरली मैंशन की गई है। अब इसमें सेलियन फीचर्स के बाद अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसिज्म बहुत सारा माना जाता है, जैसे कि बोला जाता है बोरोड, मतलब कि इसको बहुत सारी जगह से बोरोड किया गया है, क्रिटिसिज्म किया गया है। दूसरा क्या बोलते हैं कि कार्बन कॉपी है, 1935 एक्ट से हमने मोस्टली पार्ट्स लिए गए मेजॉरिटी, इसलिए बोला जाता है कि कार्बन कॉपी है 1935 की। अब हम क्या बात करेंगे, इसमें बोला गया है कि हम अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे उनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया गया। एलिफेंट साइज, मतलब इतनी बड़ी साइज का कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब ये क्रिटिसिज्म का पार्ट है। फिर पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, मतलब लॉयर्स ने डिसाइड करके सब लॉयर्स डोमिनेंसी से बना गया है। फिर इसको एंटी इंडियन भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।